आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी मैना कहती थी। बाबा देखो कितना बड़ा घर बन गया। नन्हा ध्रुव रेत पर घर बनाकर अपने बाबा को बड़े उल्लास से पुकार रहा था। रेत के घर को देखकर देवधर पोते का उत्साह बढ़ाते बोले, भाई वाह, बहुत बढ़िया। ध्रुव अति उत्साह से बोला, ये मम्मी पापा का कमरा, ये मेरा और आपका, और ये देखो रसोई। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर बना लिया। अच्छा बताओ, तुम्हारी रसोई में आज क्या पकेगा? बाबा मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, आप बनाओ, भूख लगी है। ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से रेत झाड़ते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिए और उस स्वांग में छिपी वास्तविकता को पहचान कर स्नेह से बोले, बिस्किट है, खाओगे? बिस्किट सुनते ही गर्दन नौ में हिलाकर वह रेत के घर में थोड़ी और रचनात्मकता दिखाने में जुट गया। ध्रुव के साथ देवधर भी भूख का अनुभव कर रहे थे। पौंडीचेरी के जिस होटल में उनका प्रवास था, वहां आज नाश्ते के लिए देर से पहुंचे तो डाइनिंग हॉल के स्टाफ ने, सर ब्रेकफास्ट का टाइम 10 बजे तक है, अभी तो सब क्लोज हो गया, कहकर ब्रेड बटर जैम और कॉर्नफ्लेक्स ऑफर किया। शायद बुजुर्ग और बच्चे के लिहाज के कारण ब्रेड बटर जैम कॉर्नफ्लेक्स का विकल्प दे भी दिया गया। होटल के नियमों और वर्किंग स्टाफ की मजबूरी समझते हुए उन्होंने जो भी था वही खा लिया। चेन्नई जाते हुए महाबलीपुरम का दर्शन का कार्यक्रम था, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि रास्ते में किसी अच्छी जगह रुककर ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच कर लेंगे। पर रास्ते में कोई ढंग की जगह दिखी ही नहीं जहाँ खाया जा सके, अतः चलते ही रहे और महाबलीपुरम पहुंच गए। महाबलीपुरम अद्भुत था। पर्यटकों से गुलजार खूबसूरत महाबलीपुरम में पत्थरों की मन मोहने वाली आकृतियां देखकर सब मंत्रमुग्ध थे। वहां का बिजली घर, पत्थर के रथ, गुफा, मंदिर और अन्य प्रस्तर कलाकृतियां देखने के बाद वो सभी समुद्र तट पर बने शोर मंदिर की ओर चले आए। मंदिर से दर्शन करके निकले तो समुद्री तट पर पर्यटकों की चहल पहल ने ध्यान खींच लिया। वहाँ खासी भीड़ थी। कुछ देर लहरों में पांव भिगोने के बाद वेदिका और माधव सागर तट पर टहलते टहलते काफी दूर निकल गए। ध्रुव रेत पर घर बनाने लगा और देवधर वहीं पास ही बैठकर बारीकी से आसपास के पर्यटकों की गतिविधियों को नोटिस करने लगे। अधिकतर बच्चे रेत का घर बनाने में व्यस्त थे। प्रेमी युगल दीन दुनिया की सुध बिसराए हाथों में हाथ दिए अपने में मगन थे। दुकानदार चाय, नारियल पानी, भेलपुरी जैसी चीज़ों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में जुटे थे। बूढ़े बुजुर्ग तट पर आती जाती लहरों पर ध्यान लगाए आराम से बैठे थे और समुद्र वह शोर के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठाता आह्लादित पर्यटकों को भिगोने के प्रयास में प्रसन्न नजर आ रहा था। सहसा देवधर का ध्यान एक पर्यटक परिवार पर जा अटका। उस परिवार में 2 छोटे बच्चे और उसके माता पिता थे। माता पिता लगभग माधव और वेदिका की उम्र के ही थे। उनके साथ एक उम्रदराज महिला थी जो छोटे बच्चों की दादी या नानी लग रही थी। बच्चे रेत का घर बनाने में व्यस्त थे और उनके युवा माता पिता आती जाती लहरों में खुद को भिगोकर खुश हो रहे थे। बच्चों के समीप बैठी उम्रदराज महिला पास रखे थैले से खाने पीने की चीजें निकाल निकाल कर बार बार उन बच्चों के मुंह में डालने में यूं मगन थी मानो यहाँ आकर उन बच्चों की उदर पूर्ति ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो। समुद्र का रंग कैसा है, वहाँ कोई जहाज खड़ा है या नहीं, लहरें कहाँ तक आती हैं, उन सब को खास तवज्जो न देकर उस औरत का उन बच्चों को कौर चुभलाते देख आनंदित होना देवधर को किसी की याद दिलाने लगा तो वो अनमने से हो उठे। नजरें व्यग्रता से अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी तो माधव और वेदिका एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले दिखाई दिए। बेटे बहू को तट के किनारे टहलते देख वह स्वयं को विगत में गोते खाने से बचा न सके। मीनाक्षी से जुड़ी यादें मन को सहलाने लगी। चेन्नई के मरीना बीच पर कुछ इसी तरह मीनाक्षी के हाथों में हाथ डालकर तट पर टहलते हुए दोनों के बीच वर्तमान भविष्य की योजनाएं बना करती थी। कभी कभार बीते लम्हों को भी साझा कर लिया जाता। बैंक की नौकरी में उनका तबादला जगह जगह हुआ।
उनमें चेन्नई प्रवास यादगार रहा। इसकी एक वजह यह भी थी, वह प्रवास उम्र के उस पड़ाव पर था जब बच्चे सेटल थे। बेटी अक्षरा और बेटा माधव अपने अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश ले चुके थे। जिम्मेदारियों से मुक्त देवधर और मीनाक्षी अपने जीवन में आए फुर्सत के उन क्षणों को भरपूर जी रहे थे। मीनाक्षी के दुनिया से जाने के बाद माधव उन्हें अपने साथ बेंगलोर ले आया। पिछले 2 सालों से बेटे बहू और 5 साल के पोते के साथ वह जीवन की सांध्य बेला व्यतीत कर रहे हैं। इधर कई बार देवधर ने तिरुपति जाने की इच्छा जाहिर की तो एक दिन माधव ने कहा, पापा कई दिनों से ध्रुव और वेदिका को कहीं घुमाने नहीं ले गया, क्यों ना हम लोग पांडिचेरी चले, वहां से चेन्नई और चेन्नई से तिरुपति हो लेंगे। देवधर को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। तिरुपति के साथ चेन्नई जाने की कल्पना मन को प्रफुल्लित कर गई। चेन्नई जाने की खुशी में पुराने दिनों की स्मृतियों को जी लेने की दबी लालसा के कारण उन्होंने झट से हाँ कर दी। यात्रा की तैयारी जोर शोर से शुरू हुई। जिस दिन निकलना था उस दिन देवधर रह रहकर रसोई में जाकर झांक आते, पर मामला शांत दिखता। 3-4 घंटों के लिए वेदिका नदारद रही। वह ब्यूटी पार्लर गई थी। लौट कर आई तब उसने हड़बड़ी में खिचड़ी बनाकर यह कहकर परोसा कि अगले 1 हफ्ते सबको बाहर का खाना खाना है, इसलिए आज खिचड़ी सही रहेगी। निकलने से पहले सामान लिस्ट के मुताबिक दोहराया जाने लगा कि किस बैग में क्या है। कपड़े, जूते, कैमरा सब कुछ तैयार था, पर देवधर की नजरें खाने पीने के सामान से भरे उस थैले को ढूंढ रही थी जो यात्रा का अहम हिस्सा हुआ करता था। वेदिका से पूछने पर जवाब मिला, आज को सब कुछ बाहर मिलता है, घर से खाने पीने का सामान ढोकर ले जाना बेवकूफ़ी है। देवधर को लगा मानो वेदिका उनसे नहीं वो मीनाक्षी से यही बात कह रहे हैं। सब कुछ बाहर मिलता है, इतना कुछ बनाकर ढोकर ले जाना बेवकूफ़ी है। देवधर देविका के समर्थन में हाँ सो तो है कहकर मन में बुदबुदाए। तुम्हारी सास को पूरा जीवन यही समझाया, पर उसे न समझना था सो न समझी। उनकी आंखों के सामने विगत में रसोई में जुटी मीनाक्षी घूम गई। यात्रा पर जाने से पहले वह घंटों जुटकर मटरी, नमकीन, कचौड़ी बना बना कर खाने वाले बैग में रखती जाती। चलते समय उसका खुद को रसोई में थका लेना देवधर को कभी समझ में नहीं आया। एक तो वैसे ही सामान है, दूसरा मम्मी का यह खाने वाला बैग। इतनी इरिटेशन होती है कि क्या कहूँ। इधर अक्षरा खींचती तो उधर माधव, मुझे मत पकड़ाना यह थैला कहकर हाथ खड़े कर लेता। देवधर भी कुछ ऐसा ही कहे इससे पहले मीनाक्षी थैले की जिम्मेदारी ले लेती। अरे इसकी चिंता छोड़ो, हल्का सा तो है, मैं पकड़ लूँगी। इतना बड़ा तो पर्स पकड़ा है, ये थैला क्या संभालोगी, हमारे ही माथे आना है। देवधर बुनबुनाते, क्या क्या भर लाई हो, जंगल में नहीं जा रहे हैं। कोई यह तंज मारे इससे पहले मीनाक्षी खाने वाला भारी भरकम थैला कांधे पर टांग कर चल देती। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद ही माधव शुरू हो जाता, मम्मी कुछ निकालो अपने पिटारे से। और बस मीनाक्षी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता का आभा मंडल छा जाता और वह खुशी खुशी कागज़ की प्लेटों में घर के बने स्वादिष्ट पकवान लगाकर सबको पकड़ाती। आज मीनाक्षी नहीं है, उसका वो अतिरिक्त खाने वाला बैग भी नहीं है, पर कुछ हो तो निकाल कर खाएं, यह लालसा मन के किसी कोने में दबी है। ध्रुव कई बार पूछ चुका है, दादाजी कुछ खाने को है क्या? ले देकर 2-3 किस्म के खुले बिस्किट के पैकेट हैं जो वह उसकी ओर बढ़ाते हैं और वह ऊब के भाव के साथ उन्हें नौ कर देता है। उन्हें याद आया, बेंगलोर से पौंडीचेरी आते समय ट्रेन में सामने की सीट पर बैठा एक परिवार पूड़ी, सब्जी, नमकीन, लड्डू और न जाने क्या क्या रास्ते भर निकाल निकाल कर खाता रहा। ध्रुव की उन पर टिकी ललचाई नजरें किसी से छिपी रह सकी थी क्या? माधव न कहे पर देवधर उसकी आंखों में बैग से खाना निकालती माँ की उतरती तस्वीर बखूबी देख पा रहे थे। वेदिका चटर पटर खाते यात्रियों पर कुड़ रही थी। हे भगवान, पूरे सफर के दौरान इनका मुंह चलता रहा। उफ, आजकल खाने के थैले डिब्बे लेकर कौन चलता है? वेदिका की प्रतिक्रिया से अधिक हैरानी माधव की प्रतिक्रिया से हुई। रास्ते का खाना साथ में होना जरूरी है। याद है पिछली बार एयरपोर्ट में जब फ्लाइट डिले हुई थी तब कितनी मुश्किल हुई थी।
माधव दिल्ली की पिछले साल की उस यात्रा की याद दिला रहा था जब सब लोग अक्षरा के पास दिल्ली जा रहे थे। उस दिन बेंगलोर एयरपोर्ट पर 6 घंटे फ्लाइट के इंतज़ार में बिताने पड़े। तब 4 गुना दाम चुकाकर एयरपोर्ट पर खाने पीने का सामान लिया गया। उस वक्त माधव ने वेदिका से कहा भी था, अगली बार घर का बना कुछ ले चलना। चांस की बात है फ्लाइट का डिले होना, हमेशा ऐसा थोड़ा ही होता है। घर के किचन में खप कर घूमने जाओ तो क्या मज़ा। वेदिका से वही जवाब मिला जो वह ऐसे किसी मौके पर मीनाक्षी को देते। ट्रेन में सामने बैठे परिवार को घर का खाना खाते पीते देख पुराने दिनों की कसक माधव की इस बात से भी उजागर हुई जब वह सहसा बोल पड़ा, याद है पापा, हम लोग जब कभी मम्मी के साथ घूमने जाते थे तब वह खाने का कितना बड़ा बैग लेकर चलती थी। क्या बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें होती थी। आज सच कहो तो ट्रैवलिंग का मज़ा उसमें था या नहीं। बेटे की बात सुनकर कुछ सिटपिटा कर देवधर ने उड़ती सी नज़र वेदिका पर डाली, फिर कंधे उचकाते हुए संभल कर बोले, अब मज़े का क्या है, आजकल सब बाहर मिलता है। खाना बनाकर ले चलना तुम्हारी माँ का शौक, उनकी इच्छा। उन्हें खाने के बैग ढोने में खुशी मिलती होगी। जो भी हो, पर मैं वो बैग मिस करता हूँ। माधव के मुंह से बेसाख्ता निकला। वेदिका ने अजीब नज़रों से देखा तो उसने सफाई दी, मम्मी हमेशा बोलती थी जब भी बाहर जाओ एक खाना पेट में दूसरा कंधे पर होना ज़रूरी है। देवधर माधव के तर्क और स्मृतियों पर सुखद आश्चर्य में डूब गए। वेदिका मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी के हाथों का खाना याद आ रहा है, इसका मतलब खूब जोरों की भूख लग रही है। बिस्किट लाई हूँ, खा लो। वैसे एक बढ़िया रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है, अगले स्टेशन पर खाना मिल जाएगा। वेदिका ने पहले ही नेट पर सर्च कर एक अच्छे रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना मंगवा लिया था। ट्रेन में मन मुताबिक आया खाना देखकर देवधर की आंखों के सामने मीनाक्षी घूम गई। रसोई में जुटी पसीने से लथपथ मीनाक्षी, बड़ा सा थैला संभाले मीनाक्षी। देखा तुमने, आज के युग में सब कुछ कितना सुलभ है, फिर भी तुम हमारा कहना मानती नहीं थी, खुद को बेवजह व्यस्त रखती थी। आदत से मजबूर मन ही मन पत्नी को उलाहना देते देवधर चौंके जब ऊपर की सीट पर बैठे किशोर को खाने की प्लेट पकड़कर नीचे झांकते और अपनी मम्मी से कहते सुना, मम्मी एक आलू की कचौड़ी और उसकी माँ ने एक की जगह 2 कचौड़ियाँ उसकी ओर बढ़ा दी। कचौड़ी से देवधर को ध्यान आया, एक बार वह अक्षरा और माधव के साथ बैठे मुंबई की ट्रेन का रिजर्वेशन स्टेटस चेक कर रहे थे। 2 सीट कंफर्म थी और 2 की वेटिंग 7वें और 8वें नंबर पर थी। सब टेंशन में थे और तभी मीनाक्षी ने आकर पूछा, सुनो, रास्ते के लिए तुम लोग दाल की कचौड़ी पसंद करोगे या आलू की? उसका पूछना था कि तीनों लगभग एक साथ झल आए। यहाँ रिजर्वेशन को लेकर हम टेंशन में हैं और आपको कचौड़ी की टेंशन है। माधव बोला तो अक्षरा ने भी मुंह बनाकर हाँ में हाँ मिलाई। वह खींचते हुए बोले, मीनाक्षी तुम्हारे पास एक ही मुद्दा रहता है, क्या बनाऊं? अरे तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बना लो, बनाओ ना बनाओ क्या फ़र्क पड़ता है? अरे खाना न ले लूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मीनाक्षी विस्मित हंसी के साथ बोली तो और कुड़ गए। हाँ नहीं पड़ेगा फ़र्क, पर रिजर्वेशन के कंफर्म न होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सोचो ज़रा, बैठे बैठे जाना पड़ेगा। अरे बैठे बैठे जाएंगे तो और भूख लगेगी। मनपसंद खाना साथ हो तो रास्ता आराम से कट जाता है। कठिन परिस्थिति का सरल समाधान सुझाकर वह रसोई में चली गई। बाबा हम लोग यहाँ और कितनी देर रुकेंगे? ध्रुव के प्रश्न ने उन्हें स्मृतियों से बाहर निकाला। तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं तो बस निकलते हैं। चेन्नई में कहाँ कहाँ घूमेंगे? सबसे पहले तो मरीना बीच। फिर से बीच? ध्रुव की फैली आंखें देख वो हंस पड़े। तभी समुंदर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, बाबा देखो कितनी ऊंची लहर, और वो दूर एक पानी का जहाज नजर आया आपको? देवधर ने ध्यान दिया। समुद्र की लहरें उस वक्त तेज हो उठी थी। सामने पानी का जहाज खड़ा देखकर विगत में छूटे मरीना बीच के कुछ दृश्य परिदृश्य ज्यों के त्यों आंखों में तैर गए। मरीना बीच पर बैठते ही वह अपने साथ लाए थैले को खंगालती, फिर उसमें से थर्मस और कागज़ के कप निकालती। ओफो मीनाक्षी, यहाँ भी थर्मस लिए चली आई। वह खींचते और वह मुस्कुराकर कहती, और क्या,
बीच पर चाय और मेरे हाथ के बने चिड़वे खाओगे तो घंटों उठने का मन नहीं करेगा। तुम जंगल में आई हो क्या? वो देखो भेलपुरी, तुम्हारे इन चिड़वों के चक्कर में मुझे उनसे महरूम रहना पड़ेगा। क्या सोचकर तुम ले आई ये सब? अब 1 घंटा पहले बनी चाय पिलाओगी। इधर देखो ताज़ी चाय। एक चाय के स्टॉल की तरफ इशारा करते पर एक कान से सुन दूसरे से निकालती मीनाक्षी चिड़वे का ठोंगा सामने रख कागज के कपों में थर्मस की चाय उड़ेलती और कहती, अदरक इलायची डली चाय है। चाय कोई चाय है? चाय के नाम पर गर्म पानी पिलाते हैं और खुली हुई भेलपुरी जाने कब से लेकर घूम रहे हैं। जाने कितनी धूल मिट्टी डली होगी उसमें। धूल मिट्टी कहाँ है, बस रेत ही रेत है। जवाब में वह चिड़वे का ठोंगा सामने कर देती। खाओ ना, नारियल डले चिड़वे हैं। घर के बने चिड़वों का स्वाद मुंह में लगता तो खाते ही चले जाते। जब लगभग खत्म कर चुके होते तब अचानक कहते, हटाओ यहाँ से वरना पूरी खत्म कर दूंगा। वह आत्ममुग्ध होकर कहती, तेल एकदम कम है, चिड़वे अच्छी तरह से भुने हैं तभी इतने खस्ता हैं। बाजार में तो इन्हें डीप फ्राई करके सेहत का कल्याण कर देते हैं। अभी तुम अपना चिड़वा पुराण बंद करके जरा इधर देखो। शिव दिखा वो दूर। मीनाक्षी सरसरी नजर डालकर अपने थर्मस और नमकीन के ठोंगों को संभालने लगती। मीनाक्षी के हाथों की नमकीन और चाय याद करके देवधर बच्चों जैसे अधीर हो गए। पेट में चूहों ने टहलना आरंभ कर दिया था। एक बार मन हुआ चाय पिए, पर रेत का घर बनाती पोती का ध्यान कर वह रुक गए। सर चाय लेंगे? चाय वाले की आवाज़ सुनकर वह खुश हो गए। लगा मन मांगी मुराद पूरी हो गई। चाय के लिए खुदरा पैसे वह जब तक निकालते, चाय वाले ने केतली से चाय कागज़ के कप में उड़ेल दिया। घूंट भरते ही मीनाक्षी की याद आई। सचमुच गर्म पानी सी चाय थी। मीनाक्षी की थर्मस वाली चाय और चिवड़ा याद करते हुए बिना स्वाद और रंगत वाली चाय तो घूंट में ही खत्म कर दी। कुछ ही देर में माधव और वेदिका आ गए तो ध्रुव ठुनका, मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है। माधव पेशानी पर बल डाले देवधर से बोला, पापा क्या करें, ज़्यादा भूख लगी हो तो यहाँ कुछ खाने को देखते हैं, वरना आधे घंटे की ड्राइव पर एक अच्छा साउथ इंडियन होटल है। देवधर उठते हुए बोले, वहीं चलते हैं, जब इतना इंतज़ार कर लिया तो आधा घंटा और सही। महाबलीपुरम से विदा लेते हुए सब गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी में बैठते हुए वेदिका कुछ अफसोस भरे स्वर में बोली, बड़ी गलती हो गई मुझसे। घर में मेरे बनाए कुकीज़, नमकीन और ब्राउनी रखी थी। मुझे रास्ते में मंचिंग के लिए रख लेना चाहिए था। अगली बार पक्का कुछ बनाकर रख लूँगी। उसकी बात सुनकर माधव और देवधर की मुस्कुराती नज़रें आपस में मिली। जाने क्यों वेदिका के चेहरे पर छाया अफसोस उनके मन को सहला गया। देवधर को लगा, मीनाक्षी कह रही है, देखा मैं ना कहती थी। हाँ भाई तुम सही हम गलत। देवधर शायद कुछ तेज स्वर में बुदबुदा उठे। तभी सबने अचंभे से उनकी ओर देखा और वह खिड़की से बाहर ताकने लगे। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।